हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 के लिए एमसीक्यू बूस्टर सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। ये एमसीक्यूज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको बुक्स दिया हुआ है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके राइटर्स के बारे में दिया है। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये जॉन मर्साइमर के द्वारा लिखी जाती है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस बुक हंस मर्गनथाउ की है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बुक है ये केनेथ वॉल्ट्स के द्वारा लिखी जाती है। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर फरीद जकारिया की पुस्तक है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd यानी डी का फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में पब्लिश होती है यह पुस्तक। जॉन मर्साइमर के द्वारा लिखी जाती है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस 1948 में पब्लिश होती है, हंस मर्गनथाउ के द्वारा लिखी जाती है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में पब्लिश होती है, केनेथ वॉल्ट्स के द्वारा लिखी जाती है। फ्रॉम वेल्थ टू पावर 1998 में पब्लिश होती है और फरीद जकारिया के द्वारा लिखी जाती है। तो बुक्स का पब्लिकेशन ईयर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है बुक्स का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन वाज एसोसिएटेड विथ। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो है वो किस कंट्री में हुआ था? पोलैंड, यूक्रेन, रसिया या मोल्डोवा? तो ये करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन होता है। कुछ अदर रिवॉल्यूशंस भी हैं, उनको भी याद रखिएगा, कब होते हैं, कहाँ होते हैं। तो एलए रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो ये फिलीपींस में होता है 1986 में। रोज रिवॉल्यूशंस की बात की जाए तो ये जॉर्जिया में होता है 2003 में। ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में होता है 2004 में। ट्यूलिप रिवॉल्यूशन जो है ये किर्गिस्तान में होता है 2005 में। शेडार रिवॉल्यूशन है ये लेबनान में होता है 2005 में होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका ईरान में होता है 2009 में ये रिवॉल्यूशन होता है। और अरब रिवॉल्यूशन की बात की जाए या अरब स्प्रिंग की बात की जाए तो ये 2010 से लेकर 2012 तक होता है। तो ये कुछ प्रमुख रिवॉल्यूशन है, उनको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिया है और हेडक्वार्टर दिया है, उसका कौन कौन से करेक्टली मैच है आपको फाइंड आउट करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, ये बात सही है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय लंदन में नहीं है, जुनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर रोम में है, नहीं रोम में नहीं है बल्कि हेग में ही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ये बात भी सही है यहाँ पर। तो फर्स्ट यानी कि ए और डी यहाँ पर करेक्टली मैच है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी ओनली। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी ओनली। ऑर्गेनाइजेशंस और उसके कुछ जो हेडक्वार्टर या लोकेशंस है वो देख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द हेग नीदरलैंड। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ ट्रीटीज दी हुई है और सेकंड लिस्ट में वो किस वर्ष में हुई है उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। शाल्ट वन ट्रीटी ये 1972 में होती है। शाल्ट सेकंड जो ट्रीटी है ये 1979 में होती है। स्टार्ट फर्स्ट ट्रीटी 1919 में होती है। और आईएनएफ जो ट्रीटी है ये 1987 में होती है। यहाँ पर करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2 और डी का फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो कौन सी ट्रीटी कब साइन हुई है, किस ईयर में, ये आपको याद रखना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटिवेशंस ऑफ 2011 ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट दैट स्प्रेड अराउंड द ग्लोब आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय। तो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट हुआ था 2011 में न्यूयॉर्क में, तो आप बताना है उसको किस थ्योरी के द्वारा बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिस्ट वो आपका
बेस्ट एक्सप्लेन करता है ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट होता है उसको। 2011 में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से, और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बेस्ट तरीके से इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है उसके माध्यम से। ये शुरू होता है जुकोटी पार्क न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक ना। और यहाँ पर जो फेमस स्लोगन रहता है वो होता है वी आर द 99%, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट व्हाट टू फोर्सेस शेप द सिस्टम्स इन विच स्टेट ऑपरेट। तो आपको बताना है कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार कौन से दो फोर्सेस हैं जिसके द्वारा जो स्टेट सिस्टम है वो उसका शेप मिलता है या उसका स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें स्टेट ऑपरेट करते हैं। आपके ऑप्शन है स्टेट पावर एंड ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन बीइंग, स्टेट पावर एंड डिजायर टू सर्वाइव, या मिलिट्री फोर्स एंड बैड वैगनिंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन बीइंग ये सेव करते हैं इंटरनेशनल जो सिस्टम्स होता है जिसमें स्टेट जो है तो ऑपरेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये सेफ होता है स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन बीइंग के द्वारा। स्ट्रक्चर्स में आपके आते हैं शेयर्ड आइडियाज, नॉर्म्स एंड रूल्स। ह्यूमन बीइंग में एजेंसी, इंटरेक्शंस और सोशल जो कंस्ट्रक्ट्स है वो सभी आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है थ्योरिस्ट है उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस ऑन राइट्स इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ कन्वेंशंस दिए हैं ह्यूमन राइट्स पर, आपको इनको क्रोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि किस वर्ष में कन्वेंशंस हुए हैं। पहला है द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये साइन होता है 1966 में। द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ये होता है 1979 में साइन। द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट ये कब होता है, ये 1969 में होता है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 1948 में होता है। तो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर बी, डी ए सी बी, यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है बी नंबर वो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1969 और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में उसके थिंकर्स या थ्योरिस्ट दिए हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच होगा। क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज ये केनेथ बूथ के द्वारा की जाती है। सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कार्ल ड्यूश के द्वारा दिया जाता है। सिक्योरिटी रिजीम का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट जेर्विस के द्वारा, और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बेरी बुजांस के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इरर प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इरर प्रोबेबिलिटी का ये किस से एसोसिएट करता है। आपके ऑप्शन से केमिकल वीपन से, न्यूक्लियर वीपन से, बायोलॉजिकल वीपन से या कन्वेंशनल वीपन्स थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूक्लियर वीपन्स होगा। जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इरर प्रोबेबिलिटी का ये यूज किया जाता है मेजर द एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल सिस्टम, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर वीपन होते हैं उनका। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें मिसाइल या बम को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लैंड करेगा, और ये 50% एक्यूरेसी का एक सर्कल होता है, फिर 43.7% का एक सर्कल होता है, और जो आखिरी सर्कल होता है वो 6.1% का सर्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी है, एक लिस्ट में थ्योरी दिया हुआ है, जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके एक्सपोनेंट के बारे में दिया गया है। तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये जॉन बर्टन के द्वारा दी जाती है। गेम थ्योरी मार्टिन सुबिक के द्वारा दी जाती है। रियलिस्ट थ्योरी के थिंकर्स हंस जे मर्गनथाउ हैं, और सिस्टम थ्योरी मार्टिन कैप्लान के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच हो जाएगा वो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड, यानी कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Arrange the chronological order of the following treaties in the evolutions of European Union. तो यूरोपियन यूनियन का एवोल्यूशन कुछ ट्रीटीज के माध्यम से हुआ है, आपको यहाँ पर उनको करेक्टली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एम्स्टर्डम ट्रीटी जो होती है ये 1997 में साइन की जाती है, 1999 में ये इन्फोर्स में आती है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की बात की जाती है 1992 में साइन होती है और 1993 में ये फोर्स में आती है। नाइस जो ट्रीटी है 2001 में साइन होती है, 2003 में फोर्स में आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटी है ये 2004 में साइन होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, 2 1 फिर 3 4, 2 1 3 4 यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन होती है 7 फरवरी 1992 को और फोर्स में आती है 1 नवंबर 1993 में। ट्रीटी आर एम्स्टर्डम जो है ये 2 अक्टूबर 1997 में साइन होती है और 1 मई 1999 में ये फोर्स में आती है। इसी प्रकार ट्रीटी ऑफ जो नाइस है इसमें यूरोपियन लीडर्स के द्वारा 26 फरवरी 2001 को साइन किया जाता है और 1 फरवरी 2003 को ये फोर्स में आती है। और यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी भी कहा जाता है ये साइन होती है 29 अक्टूबर 2004 में, जिसमें उस समय के जो 25 मेंबर स्टेट रहते हैं उनके द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इस ट्रीटी में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अर्थ समिट्स हेल्ड सो फार इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ अर्थ समिट हैं, वो किस ऑर्डर में हुए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं, आपको इनको करेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। रियो डो जेनेरो समिट जो होता है वो 1992 में होता है। क्योटो समिट 1997 में होता है। बाली समिट याद रखिएगा 2007 में होता है। कोपहेगन समिट जो होता है ये 2009 में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो 1 2 3 4 यही क्रम होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हैं, वो किस ऑर्डर में हुए हैं आपको उनको अरेंज करना है। मॉडर्न स्टेट सिस्टम के में डेवलपमेंट में ये जो इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो वियना कांग्रेस ये 1815 में होता है। पेरिस पीस ट्रीटीज ये साइन होती है 1947 में। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में होता है और ट्रीटी ऑफ उट्रेच जो होता है ये 1713 में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो सबसे पहले आपका 3 फिर 4 फिर उसके बाद 1 फिर 2, 3 4 1 2 यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है 1648 को। ये 30 इयर्स जो वार होता है उसके एंड पर ये साइन होती है और जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से इमर्ज होता है। ट्रीटी ऑफ उट्रिस्ट जो होता है ये 1713 में होता है। ये एंड ऑफ द वार ऑफ स्पेनिश जो सक्सेसर्स होता है उसके बाद साइन होती है। वियना कांग्रेस 1815 में और पेरिस पीस ट्रीटी 1847 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये साइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुनरो डॉक्ट्रिन होती है, फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आती है, फिर ब्रेंजेव डॉक्ट्रिन आती है और गॉम डॉक्ट्रिन आती है। मुनरो डॉक्ट्रिन जो होती है 1823 में होती है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 में, ब्रिजनेव जो डॉक्ट्रिन होती है 1968 में और गॉम डॉक्ट्रिन जो होता है 1969 में होती है। तो ये करेक्ट जो है तो आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मुनरो डॉक्ट्रिन 1823 में होती है, जो यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी होती है जिसमें अपोज किया जाता है यूरोपियन कॉलोनिज्म का वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक्सपैंड करने से। ट्रूमैन जो डॉक्ट्रिन होती है ये अनाउंस की जाती है प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन के द्वारा 12 मार्च 1947 में। इसमें काउंटर करना होता है ग्रोथ ऑफ द सोवियत ब्लॉक को ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड्स में। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन जो है ये सोवियत
फॉरेन पॉलिसी है जिसमें वो सोशलिस्ट स्टेट के थ्रेट से, किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवेंशंस को वो जस्टिफाई बताने की बात करते हैं। अगर सोशलिस्ट स्टेट्स के द्वारा वो फॉलो किया जाता है, किसी भी सोशलिस्ट स्टेट पर या कोई थ्रेट आता है तब। और गोयम डॉक्ट्रिन जो है तो ये इसको निक्सन डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, जिसको गॉम डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। ये फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है रिचर्ड निक्सन की, जो 37th प्रेसिडेंट रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के 1969 से लेकर 1974 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको थिंकर्स दिए हुए हैं, जो सेकंड लिस्ट है उनके कॉन्सेप्ट को दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है वार इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर्स मीन। हेराल्ड मैकिंडर जाने जाते हैं अपने हार्टलैंड थ्योरी के लिए। केनेथ वाल्ट्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म से संबंधित है, और थॉमस सेलिंग कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरिस्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। तो इनमें से कौन जो है तो पॉलिटिकल रियलिज्म के थ्योरिस्ट नहीं है। ऑप्शन है केनेथ वाल्ट्स, नॉर्मन एंजल, मार्गेंथाउ या जोसेफ ग्रेचो। तो यहाँ पर नॉर्मन एंजल जो है ये लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, ना कि रियलिज्म से इनका कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल एंजल। इनका मोस्ट जो बेस्ट नोन वर्क है वो है द ग्रेट इल्यूजन, जो 1910 में पब्लिश होता है। आइए लिबरल इंटरनेशनलिज्म से अलाइन करते हैं। हंस मर्गनथाउ फादर ऑफ क्लासिकल रिलिजम के रूप में जाने जाते हैं। केनेथ वाल्ट्स न्यू रिलिजम या स्ट्रक्चर रिलिजम की जो थ्योरी है उससे संबंधित है। इनकी जो फेमस बुक है वो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो 1979 में पब्लिश होती है। जोसेफ ग्रिसो जो है ये नियो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट है, एक लिस्ट में आपको कॉन्फ्रेंस दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में है उस कॉन्फ्रेंस का क्या इशू रहा है। तो इनमें से कौन सा करेक्टली जो पेयर है वो करेक्टली मैच है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। डरबन जो कॉन्फ्रेंस होता है ये रेसिज्म को लेकर होता है, ना कि साउथ साउथ डायलॉग के लिए, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। बीजिंग जो कॉन्फ्रेंस होता है ये जेंडर राइट यानी महिलाओं को लेकर होता है, तो ये बात सही है, ठीक, ये करेक्ट मैच है। उरुग्वे जो राउंड होता है ये ट्रेड के लिए होता है, ना कि डिसआर्मामेंट के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट होता है। कोपेगन जो होता है क्लाइमेट चेंज के लिए होता है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यहाँ पर करेक्टली जो मैच है पेयर वो है बीजिंग जेंडर राइट्स, ठीक ना। बीजिंग जो कॉन्फ्रेंस होता है जिसको फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन भी कहा जाता है, इसमें वुमेन्स का जो राइट है ग्लोबल स्केल्स पर या जेंडर इक्वलिटी है उसको एड्रेस किया जाता है। डरबन कॉन्फ्रेंस रेसिज्म को लेकर होता है, ना कि साउथ साउथ डायलॉग को लेकर। उरुग्वे राउंड का जो फोकस होता है वो ट्रेड होता है, ना कि डिसआर्मामेंट। इसी प्रकार कोपेगन जो कॉन्फ्रेंस होता है ये क्लाइमेट चेंज पर होता है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस आपको दिए हैं, किस ऑर्डर में ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस हुए हैं आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट ये आपका 1991 में होता है। ऑपरेशन टारकाइज जो होता है 1994 में होता है। ऑपरेशन अलाइड फोर्सेस ये 1999 में होता है, और ऑपरेशन रिस्टोर होप जो होता है ये 1992 में होता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का वो सबसे पहले आपका आएगा ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट यानी ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा और फिर सी, यानी कि ए डी बी सी यानी कि डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो अरेंज करने पर ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट ये 1991 में होता है। ये ऑपरेशन इनिशिएट किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करने के लिए कुर्दिश रिफ्यूजी एरिया में, नॉर्थन कुर्दिश रिफ्यूजीज के लिए नॉर्थन इराक में गल्फ वार के दौरान। ऑपरेशन रिस्टोर होप जो होता है ये कंडक्ट किया जाता है सोमालिया में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए, साथ साथ रिस्टोर ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए जो सिविल वार ऑफ ह्यूमाइन होता है वहां पर उससे। इसके बाद ऑपरेशन टर्काइज जो है तो 1994 में होता है। ये एक फ्रेंच लेड मिलिट्री ऑपरेशन होता है रवांडा में ड्यूरिंग रवांडन जीनोसाइड।
और ऑपरेशन अलाइड फोर्स नाटो के द्वारा किया जाता है। एक बम्बिंग कैंपेन रहता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया के अगेंस्ट कुसोवो वार के दौरान। ठीक ना, यहाँ पर स्टॉप करना रहता है जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस है उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है केनेथ वाल्ट्स, हैडले बुल, जॉन एच हर्व्ज या एच कार। तो एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये लिखी जाती है हैडले बुल के द्वारा, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। एनार्किकल सोसाइटी 1997 में हेडले बुल्स के द्वारा लिखी जाती है। अदर जो थिंकर्स है उनकी बुक याद रखिए, केनेथ वाल्ट्स मैन स्टेट एंड वार के लिए जाने जाते हैं, 1959 में पब्लिश होती है। हंस जेन मर्गनथाउ पॉलिटिक्स एमंग नेशंस इनकी पुस्तक है, 1948 में पब्लिश होती है। एच कार द 20 ईयर क्राइसिस बुक लिखते हैं, 1939 में पब्लिश होती है। जॉन एच हर्च पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म लिखते हैं जो 1951 में पब्लिश होती है। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलराइज करते हैं। और पेलोपोनेशियन वार पुस्तक है थुसिडाइडस के द्वारा लिखी जाती है, इसको फर्स्ट रियलिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिस्ट दो लिस्ट दी है, एक लिस्ट में ऑथर दिए हुए हैं, सेकंड लिस्ट में उनकी बुक्स को दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पेयर वो आपको बताना है। विलियम सी ओल्सन द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन बुक लिखते हैं, सही है। जी एफ केनन ये अमेरिकन डिप्लोमेसी बुक लिखते हैं, ये भी सही है। रसल एच फीफेल्ड जो है तो द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस लिखते हैं, ये भी सही है। हार्बर्ट रॉबर्ट स्ट्रॉस हूप एंड स्टीफन पोस्ट ने इंटरनेशनल रिलेशंस अ जनरल थ्योरी बुक लिखते हैं, ये करेक्ट नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन अ जनरल थ्योरी जॉन बर्टन के द्वारा लिखी जाती है, ना कि रॉबर्ट स्ट्रॉस हूप और स्टीफन पेजेनी के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन अ जनरल थ्योरी जो बुक है ये जॉन बर्टन के द्वारा लिखी जाती है जो 1965 में पब्लिश होती है। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो करेक्टली मैच नहीं था, बाकी सभी करेक्टली मैच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग थ्योरी। तो इनमें से कौन से थिंकर्स बार्गेनिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है केनेथ वाल्ट्स, जे एफ नॉस, थॉमस शेलिंग या रोजर फिशर। तो यहाँ पर केनेथ वाल्ट स्ट्रक्चरल रियलिस्ट से संबंधित है या न्यू रियलिस्ट के थिंकर्स है, ना कि बार्गेनिंग थ्योरी के। तो यहाँ पर ए जो है तो रिलेटेड नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, केनेथ वाल्ट्स अपनी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म में या न्यू रियलिज्म के थिंकर्स माने जाते हैं। अदर जो थिंकर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जॉन जे एफ नॉस जो है ये नॉस इक्विलिब्रियम के लिए जाने जाते हैं गेम थ्योरी में। थॉमस सेलिंग स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए जाने जाते हैं और रोजर फिशर गेटिंग टू यस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज का नाम दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है। साउथ एशिया के जो है ईस्ट एशिया की कंट्रीज है ये सब, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है तो आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक ना, नॉर्थ कोरिया। तो आसियान क्या है? आसियान है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इस्टेब्लिश होता है 8 अगस्त 1967 में, इसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। मेंबर कौन कौन से हैं उनका नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको ट्रीटी दिया है, सेकंड लिस्ट है जिसमें पर्पज ऑफ ट्रीटी दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। ठीक ना, जिनेवा का पर्पज क्या रहता है? बैन द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। स्टार्ट सेकंड जो ट्रीटी होती है बैन करने के लिए होती है मल्टीपल प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट रिसेंटली री एंट्री व्हीकल्स को। आईएनएफ ट्रीटी
बैन करना होता है 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड बेस्ड मिसाइल के लिए, और स्टार्ट फर्स्ट जो ट्रिटी होती है रिड्यूस करना होता है स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स हैं उनको। यहाँ पर आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब स्प्रिंग बिगन इन विच कंट्री। तो अरब स्प्रिंग जो है वो किस कंट्री में उसकी शुरुआत होती है, लीबिया से, सीरिया से, इजिप्ट से या ट्यूनिशिया से। तो ट्यूनिशिया से 2010 में शुरुआत होती है, डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अरब स्प्रिंग जो है ये शुरू होता है दिसंबर 2010 में ट्यूनिशिया में। ये एक स्ट्रेट विंडर रहते हैं जिनका नाम रहता है मोहम्मद बाउजेजी। वो अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, करप्शन के खिलाफ, और करप्शन और हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। तो वहां से अरब स्प्रिंग की जो है तो शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, अरेंज द डायरेक्टर जनरल ऑफ गाट या डब्ल्यूटीओ एज पर देयर टेन्योर इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर गाट और डब्ल्यूटीओ के कुछ डायरेक्टर जनरल का नाम दिया गया है, आपको इनको उनके टेन्योर के आधार पे क्रोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो पहले तीनों हैं डायरेक्टर जनरल यानी कि इरिक विंडहम वाइट, ओलिवर लॉन्ग और आर्थर डकर, ये सभी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं और सीरियल क्रम इसी क्रम में हैं। फिर उसके बाद पीटर सदरलैंड डब्ल्यूटीओ के फर्स्ट जो तो डायरेक्टर जनरल बनते हैं, और नागोची ओगजाना ये भी डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ के सबसे आखिरी में आएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई आपका सभी क्रोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को क्रोलॉजिकल ऑर्डर में उनके टेन्योर्स के आधार पे। एरिक वेल्डहम वाइट गार्ड के डायरेक्टर जनरल रहते हैं 1948 से लेकर 1968 तक। फिर ओलिवर लॉन्ग बनते हैं 1968 से 1980 तक। फिर अर्थर डकेल बनते हैं 1980 से लेकर 1993 तक। उसके बाद पीटर सदरलैंड डब्ल्यूटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बनते हैं 1993 से लेकर 1995 तक। फिर उसके बाद 1995 में गार्ड डब्ल्यूटीओ से रिप्लेस हो जाता है, तो वो 1995 से लेकर 1999 तक डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल भी होते हैं, यानी कि आखिरी गार्ड के डायरेक्टर जनरल पीटर सदरलैंड होते हैं, और फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल होते हैं डब्ल्यूटी की वो भी पीटर सदरलैंड होते हैं। नागोजी ओगजाना आइवेला 2021 से लेके अभी प्रेजेंट में ये डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल हैं, ये फर्स्ट वुमेन्स हैं जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल हैं, तो याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया इंटरनेशनल रिलेशन से। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, और हमारे वहां पर डेली एमसीक्यूज भी होते हैं जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।